नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के क्रम में पार्ट 5 यानी 5 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज क्या है पार्ट 6 है, मतलब छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, आधुनिक भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़े, डच का आगमन पढ़े, डेनिश का पढ़े, अंग्रेजों का आगमन पढ़े, फ्रांसीसी का पढ़े और स्वीडिश का पढ़े। उनमें हमने ये भी देखा कि पुर्तगाली लोग यहाँ पर आके बसे, व्यापार किए, लेकिन अंग्रेजों से युद्ध होने के कारण वो गोवा में सिमट कर रह गए। इसके बाद जब ये डच वेदरा का युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध में डच का भी अंत हो गया, डच भी वापस चले गए। डेनिश उतना कुछ कर नहीं पाया भारत में। फिर अंग्रेजों का संघर्ष जो होता है फ्रांसीसियों के साथ होता है और वांडी वास के युद्ध के समय क्या कहते हैं कि फ्रांसीसियों का भी समझिए कि अंत ही हो गया। उसके बाद वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चले गए। लेकिन फाइनली अगर हम कहें तो 1954 में भारत से फ्रांसीसी लोग गए थे, 1961 में अंत में गोवा के लोग पुर्तगाली के लोग गए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी यूरोपीय कंपनी आया था लगभग सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब अकेले बच गया अंग्रेज बच गया, जो कि एक यहाँ पे क्या कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया था और साथ ही अपना शासन को मतलब क्या कह रहे हैं अपना साम्राज्य विस्तार प्लस व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे थे। तो उन्हीं क्रम में अंग्रेज कहाँ पहुँचते हैं, बंगाल पहुँचते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज आए थे व्यापार के मकसद से कैसे इंडिया को गुलाम बनाता है, इसको एक क्रम से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पहुँचता है, बंगाल पहुँचता है। इससे पहले इन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। आपको वहाँ क्या मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट बेस के साथ भारत का जो आधुनिक इतिहास है वह समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेज का वर्चस्व हो चुका है, लगभग यूरोपीय कंपनियां क्या हो चुकी है, जा चुकी है। अब अंग्रेज अपना पांव फैला रहे हैं इंडिया में। तो सबसे पहले इनका संबंध बंगाल से पढ़ेंगे, बंगाल फिर मैसूर, फिर अलग अलग क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो ये अंग्रेज सबसे पहले बंगाल इसलिए वहां रहता है क्योंकि बंगाल आपको पता है हुगली नदी के किनारे और एक बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध कहने का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब पूरी तरह से बढ़िया, समृद्ध, कोई कमी नहीं। तो बंगाल एक समृद्ध प्रांत था क्योंकि भारत क्या था, आपको पता है कि बिफोर आज़ादी के पहले क्या था, 565 प्रांतों में जो था, लगभग कहीं 62 भी लिखता है। लेकिन NCERT की बात करते हैं हमेशा NCERT से नोट्स भी कुछ NCERT का है, कुछ मेरा पर्सनल जो अनुभव है उसको ऐड करते चले। तो 565 प्रांत था भारत में और उस प्रांतों में से एक प्रांत आपका बंगाल था, जो कि सबसे भारत में अगर कहा जाए तो भारत में सबसे समृद्ध और उपजाऊ था। इस बंगाल की भूमि पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। और आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1651। हालांकि 1608 में उसको तो व्यापारिक अनुमति मिला था व्यापार करने के लिए, बट बंगाल में नहीं। वो सूरत में अपना कोठी खोला, आपने हमारा पहले वीडियो में देख लिया। इसके बाद आपने देखा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोला 1611 में, और जो सूरत वाला था वो फिर 1613 में पूरा हुआ। वो तो अंग्रेज कंपनियां स्थापित हो रही थी। लेकिन अंग्रेज पहुंचता है बंगाल, कब पहुंचता है, 1651 में। अभी हम यहाँ देखें कि अंग्रेज बंगाल पहुंचता है और पहुंचने के बाद जैसे ही अपना वर्चस्व फैलता है उसका, और वो क्या करता है, प्लासी का युद्ध करता है, जो बहुत इतिहास का एक निर्णायक युद्ध होता है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लासी का युद्ध अगर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात नहीं होता, तो आई होप दैट कि उसी समय अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले जाते। लेकिन एक विश्वासघात के कारण लगभग 150 साल, ज़्यादा 150 नहीं 200 साल बोल दीजिए, 200 साल तक अंग्रेजों का यहाँ पर शासन चलता रहा, केवल एक विश्वासघात के कारण, जो हम लोग एक करके समझेंगे। देखिए, तो ये अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कोठी खोला 1651 में। बंगाल में पहला कोठी, वैसे इसका पहला कोठी कहाँ पर था, सूरत में था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो 1651 में बंगाल में पहला कोठी खोला, और खोला तो कोई तो यहाँ का राजा होगा, सूबेदार होगा। सूबेदार मतलब क्या होता था, सूबेदार आपको एक बार पुनः बता दें कि बंगाल में चल रहा था मुगल वंश, दिल्ली में था आपका मुगल वंश के राजा, चाहे वह अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, फर्रुखसियर हो, औरंगजेब हो या कोई अन्य हो। तो दिल्ली में मुगल वंश चल रहा था
और जो राजा क्या करते थे, अलग अलग प्रांतों में अपना एक व्यक्ति को नियुक्त करके रख देते थे, वो वहाँ का शासन चलाता था और वहाँ से जो राजस्व मिलता था वो राजा के पास भेजता था, मुगल दरबार में मुगल राजा के पास भेजता था। तो शाह शुजा जो थे बंगाल के सूबेदार थे और 1651 में क्या किए, उन्होंने अंग्रेजों को परमिशन दे दिया कि हाँ आप व्यापार बंगाल में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 1651 की घटना है, ठीक है। देखिए अंग्रेजों का कदम बंगाल में पड़ चुका है और कुछ ही दिनों में बंगाल का ये प्लासी का युद्ध होगा। और उसी साल बंगाल में एक वंश चल रहा था और उस वंश की एक महिला थी, तो उसका इलाज किसी अंग्रेज ने किया था। कहानी को समझेंगे। उस अंग्रेज का नाम है डॉक्टर बोटोन, डॉक्टर बोटोन। और इसने उस महिला का, जब बंगाल की जो महिला, जो राजवंश की महिला थी, उसका इलाज किया। तो जब कोई किसी का इलाज करता तो अच्छा लगता है, उसको लगा कि नहीं हमारा सेवा किया है, इसके बदले में अंग्रेजों को हमें कुछ देना चाहिए। तो 3000 सालाना अंग्रेजों को बताया कि 3000 मुझे सालाना दीजिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दिया। सबसे पहले अनुमति किसने दिया? शाह शुजा ने दिया, फिर उस महिला ने दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इस तरह से अंग्रेजों का पांव फैलती जा रहा था बंगाल में। और एक समय ऐसा आया, नॉट ओनली आवर बंगाल बट ऑल्सो ऑल इंडिया, पूरा इंडिया में उसका क्या हो गया, कैप्चर हो गया। आगे देखेंगे 1698 में बंगाल का सूबेदार था अजीम हुसैन। ये अजीम हुसैन ध्यान दीजिएगा। तो अजीम हुसैन जो था 1698 में, ठीक है, औरंगजेब का, औरंगजेब के काल की बात है। औरंगजेब, क्योंकि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो 1698 में बंगाल का जो सूबेदार था वो था अजीम हुसैन। और इसने क्या कर दिया, अंग्रेजों को बोला कि आप मुझे 1200 रुपया दीजिए सालाना और कालीकता, सुल्तानती कालीकता और गोविंदपुर अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है, 1200 में। तो इसी को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बाद में जो कलकत्ता, फोर्ट विलियम जो पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए पहले किसने, शाह शुजा ने, फिर उस महिला ने, फिर बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन ने व्यापार का अनुमति देते गया। ये तो 3 जगह भी दे दिया। इसके बाद 1717 में यहाँ भी एक ऐतिहासिक घटना है, फर्रुखसियर, जो कि ये आपका मुगल वंश के थे, मुगल वंश के सम्राट फर्रुखसियर थे। इन्होंने क्या किया, 3000 में इन्होंने भी छूट दे दिया कि हाँ आप व्यापार कर सकते हैं। और इतना छूट मिलने के बाद सिंपल सी बात है, किसी भी क्षेत्र में किसी का अधिकार बड़ा आसानी से हो जाता है और यही अंग्रेजों के साथ भी हुआ। अब बंगाल का जो नवाब बने, देखिए बंगाल का नवाब की घटना कैसे आता है। बंगाल का नवाब कहने का मतलब क्या है, वो मालिक, हम लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा नवाब, यानी कि वहाँ का मालिक, सेठ, राजा, इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं नवाब के लिए। तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान कैसे बना, मतलब कहने का मतलब है क्या, इसके पहले मुर्शिद कुली खान से पहले जो था बंगाल में सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार का मतलब क्या होता है, सूबेदार का मतलब बार बार बता रहा है, किसी राजा के अधीन में काम करना, जो वहां से टैक्स लेके राजा को देता था। लेकिन अब नवाब कैसे आ गया, हम लोग पढ़ते हैं बंगाल का नवाब, आखिर नवाब इतिहास में है कैसे। तो मुर्शिद कुली खान कौन थे, मुर्शिद कुली खान सूबेदार थे, ध्यान दीजिएगा। ये सूबेदार थे, किसके सूबेदार थे, ये फर्रुखसियर के सूबेदार थे। फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर रखा कि आप वहां से हमें राजस्व मतलब क्या कीजिए, वसूल कीजिए और हमें दीजिए। किसको, फर्रुखसियर को, फर्रुखसियर को उसको देना था। तो ये सूबेदार था। लेकिन होता क्या है, ये फर्रुखसियर जो है मुर्शिद कुली खान को 1701 में, याद रखेंगे 1701 में, 1701 नहीं, चलिए 1707 लीजिए, उस कहानी को छोड़िए, इसको लीजिए आप, 1707 को पहले लीजिए। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया और औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो बंगाल क्या हो गया, जो सूबेदार की सिस्टम था वो लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि ये 1713 में फर्रुखसियर जो है मुर्शिद कुली खान को वहाँ चुनता है और बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। और ये जो मुर्शिद कुली खान थे, इसका विवाद हो जाता है। मुर्शिद कुली खान का विवाद हो जाता है औरंगजेब के पोते से, क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका है। औरंगजेब मर चुका, देखिए 1713 में ये बनता है, वहाँ का नवाब बनता है, और ये 1707 में ही औरंगजेब मर गया था। तो औरंगजेब का एक पोता था जिसका नाम था अजीम हुसैन। इसके पहले वीडियो भी इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे। तो अजीम हुसैन जो थे उसके साथ मतभेद हो जाता है, मुर्शिद कुली खान का मतभेद अजीम हुसैन से होता है। इसलिए उसने क्या करता है, सबसे पहले अपना जो राजधानी होता है उसको चेंज करता है। क्योंकि उस समय जो ढाका था, उस समय आज जो बांग्लादेश में चला गया, उस समय जो ढाका था बंगाल में ही था। तो
ये मुर्शिद कुली खान ने किया क्या, सबसे पहले अपना राजधानी चेंज किया, ढाका से ले गया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद को कहीं कहीं मकसूदाबाद भी लिखा जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन ज़्यादातर वर्ड यूज जो होता है वो मुर्शिदाबाद होता है। तो राजधानी जो है सो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने किया। तो ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि एक बार हम पुनः बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न आया है, लेकिन ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद और फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, आगे वही पढ़ेंगे जो मीर कासिम, आगे लोग मीर कासिम पढ़ेंगे, जब बक्सर का युद्ध होता है वहां पे पढ़ेंगे, जहां से अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा इंडिया में हो जाता है। अभी तो बंगाल में हुआ है, देखिए। तो ढाका जो है ना, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया, कौन ले गया, मुर्शिद कुली खान ले गया। इसलिए ले गया क्योंकि उसका मतभेद औरंगजेब के पोता अजीम मुसान से हो गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हमने देखा कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कैसे बना। अब आइए देखिए, भूमि बंदोबस्ती में, भूमि बंदोबस्त मतलब भूमि का कानून, उसमें से अलीवर्दी खान ने भूमि से संबंधित एक प्रथा लगाया था, ठीक है। इस प्रथा को हम लोग कहते हैं इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो किया था मुर्शिद कुली खान ने किया। तो अभी आपने देखा कि बंगाल में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को जो है सो व्यापारिक छूट प्रदान किया। इसके बाद अलीवर्दी खान जो है सो भी बंगाल का स्वतंत्र नवाब है। अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है, अलीवर्दी खान के मरने के बाद उसका दामाद बनता है, उसका दामाद जिसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बनता है, तो इससे कुछ सवाल नहीं आता है। सुजाउद्दीन जो बनता है, यहाँ ध्यान देंगे, मुर्शिद कुली खान के बाद, हम अभी आपको अलीवर्दी खान बोले थे, मुर्शिद कुली खान के बाद अगर बंगाल का कोई नवाब बना तो वो कौन था, सुजाउद्दीन था, ठीक है। और सुजाउद्दीन कौन था, मुर्शिद कुली खान का दामाद था, मुर्शिद कुली खान का दामाद था, ठीक है। इसने क्या किया, कुछ खास नहीं है, यहाँ से मतलब सवाल नहीं बनता है, लेकिन इसने जिस व्यक्ति को, ये तो बंगाल का नवाब बन चुका था, और आपको पता होना चाहिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था सब एक ही प्रांत में शामिल था। तो ये जो सुजाउद्दीन है, इसने क्या किया, अलीवर्दी खान को सूबेदार नियुक्त किया। ये नवाब था और बिहार इसके जिम्मा में छोड़ दिया, अलीवर्दी खान के जिम्मा में, यानी अलीवर्दी खान को नवाब, ये सूबेदार बना दिया। ये नवाब कौन है, सुजाउद्दीन है। तो अलीवर्दी खान जैसे ही बिहार का सूबेदार बनता है, कुछ दिनों के बाद क्या करता है, कुछ दिनों के बाद जो है, ये देखिए, सुजाउद्दीन के बाद मतलब गद्दी पर बैठता है, बंगाल का जो नवाब बनता है वो सरफराज बनता है। इससे भी सवाल नहीं आता है, लेकिन यहाँ स्टोरी आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उधर से जो क्वेश्चन बनता है वो समझ सकें। तो सरफराज खान जो है सुजाउद्दीन का पुत्र है, वो बंगाल का जब नवाब बनता है तो उसका हत्या कर देता है अलीवर्दी खान। अब यहाँ ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था, सुजाउद्दीन ने किया था। और सुजाउद्दीन का बेटा जब बनता है बंगाल का नवाब तो उसका हत्या कर देता है, यानी सरफराज खान का हत्या कर देता है, और अलीवर्दी खान बन बैठता है बंगाल का नवाब। और यहाँ से एक दूसरा चरण भी स्टार्ट होता है। तो अलीवर्दी खान, आपने देखा कि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कैसे बना, ठीक है। अलीवर्दी खान जब बंगाल का नवाब बनता है तो ये कब से कब तक रहता है, ये रहता है 1740 से 1756 तक। 1740 से 1756 तक ये नवाब रहता है। और अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना किया। अलीवर्दी खान जिसकी 4 बेटियां थी, ठीक है, अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किया, किससे किया, मधुमक्खी से किया, कंपेयर किया कि यूरोपीय जो है, जो अगर उसको क्या कहते हैं कि अगर वो छेड़ दिया जाए तो मधुमक्खी जिस तरह से लोगों को परेशान करती है उस तरह से परेशान करेगी कौन, यूरोपीय कंपनियां। और अगर उसे ना छेड़ा जाए तो मधुमक्खी जिस तरह से फ़ायदा देती है शहद के रूप में, उस तरह से वो फ़ायदा देगी। ये कहना था अलीवर्दी खान का। और अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है, ज़्यादा सवाल नहीं बनता यहाँ से, जो सवाल बनता है लास्ट में चर्चा करेंगे। एक आपका ढाका से मुर्शिदाबाद का सवाल बनता है, फिर आगे इसको पढ़ाने दीजिए, इसकी बात समझाने दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे कौन कौन सा सवाल एग्जाम में रहता है और रह सकता है। तो अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब बना बंगाल का, उसका नाम था सिराजुद्दौला। इतिहास का टर्निंग पॉइंट सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला एक इतना भयानक शासक था, पहले जानेंगे कि सिराजुद्दौला था कौन। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दोहित पुत्र था। दोहित पुत्र मतलब क्या होता है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं दोहित
पुत्र कहते हैं, दोहित पुत्र कहते हैं। तो सिराजुद्दौला जो था अलीवर्दी खान के बेटी का बेटा था, क्योंकि अलीवर्दी खान की 4 बेटियां थी। तो अलीवर्दी खान का बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, और ये बनता है बंगाल का नवाब। कब? 1756 और 57 में। मात्र 56-57, करीब 1 साल से कुछ अधिक समय रहता है। और इतना ही समय में इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, ऐसा कहा जाता है, और आप समझेंगे भी ऐसा, कि अगर सिराजुद्दौला का संघर्ष हो जाता अंग्रेज़ों से, अभी तक तो आप देख रहे हैं कि नवाब जो भी लोग हैं ये अंग्रेज़ों को परमिशन दे रहा है कि हाँ व्यापार कीजिए, लेकिन सिराजुद्दौला का आगे क्या होगा, अंग्रेज़ों से संघर्ष हो जाएगा। और उसी संघर्ष में किसी ने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। नहीं तो अंग्रेज इसी समय यानी 1756-57 में ही अंग्रेज इंडिया छोड़ के वापस चला जाता, लेकिन एक विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। तो आगे लोग पढ़ेंगे इसको। तो सिराजुद्दौला कौन थे? अलीवर्दी खान के दोहित पुत्र थे, बेटी का बेटा थे। अब इसने क्या किया, ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा किलाबंदी कर रहे थे, अपना व्यापार करने के लिए ज़्यादा इलाका घेर रहे थे, किलाबंदी करते। कलकत्ता का पूरा किलाबंदी कर रहे थे अंग्रेज, और कलकत्ता में एक जगह पड़ता है चंद्रनगर, जहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसी भी बहुत ज़्यादा किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने देखा कि ये फ्रांसीसियों का, ये अंग्रेज़ों का मतलब किलाबंदी जो है ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए सिराजुद्दौला ने इसको मना किया, दोनों को मना किया कि आप किलाबंदी जो है उसमें विराम कीजिए, किलाबंदी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज अपना किलाबंदी करते रहे, किसी भी सिचुएशन में अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। वो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और फ्रांसीसी जो थे वो मान गए। फ्रांसीसी क्या कर रहे, मान गए। इन्होंने किलाबंदी जो कर रहे थे उस किलाबंदी को बंद कर दिया, किलाबंदी करना ही बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज कलकत्ता में जो किलाबंदी कर रहे थे लगातार करते जा रहे थे, जैसे फोर्ट विलियम हो गया, अंग्रेज़ों ने ही किलाबंदी किया था कलकत्ता में, उसी को लोग फोर्ट विलियम कहते हैं। लास्ट में क्या हुआ, जब देखा सिराजुद्दौला, तो नवाब बोल रहे कि सिराजुद्दौला जैसा शासक इंडिया में कंपेयर करेंगे तो बहुत कम मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जो बंगाल में कासिम बाज़ार जो पड़ता है उसमें आक्रमण कर दिया, ताकि उसका किलाबंदी रुक सके। और कुछ दिन के बाद कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 15 जून को सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता जहाँ पे अंग्रेज किलाबंदी कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। और उसके 5 दिन के बाद फोर्ट विलियम जिसका किलाबंदी अंग्रेज कर चुके थे, उस पर भी सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया, और सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके कब्जा किया। तो इससे यहाँ क्या पता चलता है कि नहीं, वाकई सिराजुद्दौला अगर कोई था इंडिया में तो एक महान शासक था, जो अंग्रेज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, उसका किलाबंदी को बंद कर दिया था। ऐसा शासक था कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है कि वो अपना किलाबंदी को बंद नहीं करता है, उसके बाद भी किलाबंदी इसका जारी रहता है, अपना फैलाव जारी रहता है। तब जाके क्या करता है, सिराजुद्दौला ने एक ब्लैक होल का घटना घटा है, जो इतिहास में बहुत ही फेमस है, ब्लैक होल। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ब्लैक होल का घटना कब घटा था। ठीक है, ब्लैक होल का घटना घटा था 20 जून 1756 को। ठीक है, ब्लैक होल का घटना 20 जून 1756 को घटा था। ये घटना था क्या, एक कमरा था, रूम था 18 बाई 14 14 में कुछ उसको मतलब 14 के साथ 8 इंच 10 इंच था, मतलब फिट मान लीजिए 18 बाई 14 का एक कमरा था। और उसमें क्या किया सिराजुद्दौला ने, लगभग नहीं, मतलब जो रिपोर्ट है NCERT की बता रहे हैं, 146 व्यक्ति को, एक छोटा सा कमरा में 146 व्यक्ति को सिराजुद्दौला ने डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज किलाबंदी मान नहीं रहे थे, मतलब किलाबंदी लगातार कर रहे थे। और फलतः उसका परिणाम क्या निकला, 23 ही व्यक्ति जिंदा उसमें बचे। और उस 23 व्यक्ति में जिंदा बचे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था हॉलवेल, अंग्रेजी था हॉलवेल, और उसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा, इसीलिए इस घटना का नाम पड़ा था ब्लैक हॉल। क्या पड़ा था? ब्लैक हॉल। तो ये पूछता है, ब्लैक होल को हिंदी में कहते हैं काल कोठरी की घटना। पूछता है कि काल कोठरी की घटना कब हुआ था? 1756 में। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। डाटा उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं 146 व्यक्ति में 23 व्यक्ति क्या हुए थे, जिंदा बचे थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को परेशान किया किसने? सिराजुद्दौला ने किया। अब अंग्रेज भी परेशान थे कि किसी भी हाल में
अगर हमको भारत में शासन करना है, भारत से व्यापार करना है, तो सिराजुद्दौला जो राजा है इसको हटाना, नवाब के पद से हटाना पड़ेगा। और इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ और किस तरह से सिराजुद्दौला जो है युद्ध भूमि में हार जाता है, जबकि सिराजुद्दौला के पास कहने का मतलब 50,000 का बहुत ज़्यादा सेना था, फिर भी हारता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।